अच्छा भाई, तो रिसर्च डेवलपमेंट के अंदर जो कॉन्टेक्स्ट है कि एग्जिस्टिंग एमएनसी research focus on social effects of various computer-supported communication technology. Researchers have investigated internet-based software networking supported by social software, including instant messaging, YouTube, email, and social network. Asserted that motive for using new technology should be examined under the premises that interpersonal and media use motive are associated. The feature of online games render them useful for mass and interpersonal communication. Mediative motives include entertainment, information seeking, passing time, and escape. Interpersonal motive for using the internet including interpersonal utility, social utility, social and interpersonal interaction, and chatting. अब यहाँ पे जो है, ये इसने क्या किया कि इसने ये बताया कि मुख्तलिफ आस्पेक्ट जो हैं ऑनलाइन गेम्स के बाद जो हैं वो इसका जो खेलने वाले हैं उनका मोटिव होता है एंटरटेनमेंट, बास का एस्केप होता है, बास का मेडिएटेड मोटिव है। मेडिएटेड मोटिव मीन एडिक्शन की वजह से वो करते हैं, मेडिएटेड जो है वो एडिक्शन की वजह से करती है। ठीक है, बास का जो है इंटरपर्सनल यूटिलिटी, तो वो लोगों को जो है, तो वो जैसे एक कंपनी बन गई कि मैंने ये गेम खेलनी, मेरे दोस्त भी खेलते हैं, इस तरीके से जो है उस पे इसने क्या किया कि अभी जो करंटली डेवलपमेंट हो रही है, रिसर्च हो रही है, इन इन चीज़ों पे हो रही है, साथ में रेफरेंस दे दिए, साथ में रेफरेंस दे दिए। ये मेथडोलॉजी के अंदर बताने का मकसद ये है कि इसके अराउंड जो जो काम हम कर रहे हैं, इसके अराउंड अराउंड ये काम हो रहे हैं, लोग इसके ऊपर रिसर्च कर रहे हैं। उसके बाद ओरिजिन ऑफ थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क, कि आपने जो थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क बनाया उसका ओरिजिन क्या है। Conceptualize media environment as a cognitive, affective, and behavioral participation during and because of exposure. मीडिया से, जब ये पेज नंबर 247 इसमें वो जो बुक वगैरह यूज की होगी, मीडिया सिस्टम डिपेंडेंसी थ्योरी एंड यूजेस एंड सिग्निंग and gratification theory can add the explicating the relationship among motivation, involvement, and interdependence. So ये अच्छा, फिर previous research has shown that the motivation for using medium and influence the intensity of user medium dependency relationship, found that instrumental motivation predicted cognitive and affective involvement. Positive reaction for television viewing. Several studies have investigated the relationship among motive, involvement, and effects. Therefore, this paper, अब देखो यहाँ भी सारी कहानी बना रहा है कि जनाब इसने लोगों ने इस पे भी कहा है, इस पे भी बात कही, इस पे बात, इसलिए हमारा पेपर प्रपोज कर रहा है फॉलोइंग रिलेशनशिप, मोटिव, mediated and interpersonal motive, effective involvement, outcome, and on online evaluation. तो इसीलिए देखिए नहीं, ये जो हमने प्रपोज किया है उसकी, यानी जो फ्रेमवर्क हमने प्रपोज किया है उसकी रीजनिंग के लिए कि जनाब ऐसे 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 लोगों ने इसकी बात की है, तो हम तो इसलिए इसके ऊपर, यानी ऐसे नहीं है कि ये जो हमने फ्रेमवर्क बनाया ऐसे नहीं कि सिर्फ हमारी सोच है, हमारी सोच नहीं है, बल्कि लोगों ने इसके ऊपर कहा कि ये इन 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 चीज़ों के ऊपर, इन रिलेशनशिप के ऊपर फोकस किया जा सकता है। ठीक है जी। तो अब हमारे पास जो थ्योरी पेपर के अंदर क्या आ गया, डेफिनेशन आ गया, एलोब्रेशन ऑफ इम्पोर्टेंस आ गई, बिल्डिंग ब्लॉक्स आ गई, एप्लीकेशन आ गई और सिग्निफिकेंस। यहाँ पे थ्योरी इसको देखना पड़ेगा, इसके पीछे क्या चला गया।
तो थ्योरी के लिए जो इन चीज़ों के ऊपर डेफिनेशन, एलोब्रेशन, इंपॉर्टेंस, बिल्डिंग ब्लॉक्स, जो जो चीज़ें यूज होनी है, जो एप्लीकेशन यूज होनी है, सिग्निफिकेंस टू दिस। अच्छा, एग्जांपल, डेफिनेशन, एलिमेंट ब्लॉक्स बिल्डिंग ब्लॉक्स, फिर लिबरेशन, एप्लीकेशन, वाई यूज फॉर दिस। अब यहाँ पे देखेंगे, पहले डेफिनेशन दी थी, introduce the ori- introduce the original concept of flow theory by defining it as the holistic experience that people feel when they act with total involvement. This definition suggests that flow consists of four components: control, attention, curiosity, and intrinsic interest. अब यहाँ पे वो जो चीज़ है ना जो डिफाइन कर रहा है, वो उसको डेफिनेशन दे दी। फिर एलिमेंट बिल्डिंग क्या है? फ्लो हैज 8 एलिमेंट्स: क्लियर गोल, immediate feedback, equilibrium between the challenge and personal skill level, merging of action of awareness, concentration, sense of potential control, loss of self-confidence, time distortion, and और ये फैक्टर अब जो बिल्डिंग ब्लॉक के ऊपर ये आ गए। फिर इसके बाद एलोब्रेशन के द challenges must match the player's skill level. If the challenge exceeds the player's ability, then the activity becomes significantly overwhelming. This generates anxiety. मतलब आपने लेवल टफ कर दिया, प्लेयर को उतना आता नहीं है, तो वो एंजाइटी क्रिएट करेगा। तो आपने वो चीज़ों को एलोबरेट करना, जो चीज़ें हैं ये उसमें वो चीज़ों का एलोब्रेशन आ गई। फिर क्या एप्लीकेशन, एप्लीकेशन में क्या है जी? He defined flow as a state of mind characterized by concentration and elevated enjoyment during the intrinsically compelling activity. Flow has been studied in various IT contexts such as online shopping, online gaming, virtual communication, online services, SMS, email, स्मार्टफोन। अभी एप्लीकेशन बता रहा है किसकी? फ्लो है स्टडी इन वेरियस आईटी कॉन्टेक्ट्स। वो कॉन्टेक्स्ट की बात करें ना, फ्लो की असल में इसका वो जो मेन मुद्दा है वो फ्लो के ऊपर है। मेन मुद्दा क्या है? फ्लो के ऊपर। तो वो कहता है फ्लो कहाँ कहाँ अप्लाई होता है, उसकी एप्लीकेशन। फिर वाई यूज क्या है आगे जो आ गया, दी प्रेजेंट स्टडी फोकस ऑन हाउ इन reason to playing online game, showing that how is a useful construct for understanding the behavior of online game player. Flow is online go. How flow is online gaming as a cognitive state environment, skill and control, challenges and arousal, focus, interactivity and telepresence। तो यानी अब इसमें वो जो हमने वो चीज़ की ना, उसके अंदर वो हमने इस फैक्टर को क्यों यूज़ किया, उसको जो है वो उसको एलोबरेट कर रहा है, उसकी रीजनिंग दे रहा है। व्हेन प्लेयर एक्सपीरियंस फ्लो while playing online game, they filter out irrelevant perception and thoughts and focus on the online game। ये जो है वो सारी चीज़ें, यानी इसमें जो है हर चीज़ की वो रीजनिंग की तरफ बात कर रहा है कि कौन सी चीज़ हमने यूज़ की तो क्यों की। अब आगे वो एडिक्शन की बात आ गई। एडिक्शन, एडिक्शन इज द कंपल्शन टू रिपीट बिहेवियर रिगार्डलेस ऑफ इट्स कॉन्सिक्वेंस। एडिक्शन का वर्ड यूज हुआ ना, तो एडिक्शन को क्या डिफाइन किया वो बता दिया। फिर आगे आ गया कि एप्लीकेशन। अच्छा, अब ये क्या है? Sociological scholar and pharmaceutical scientists have widely discussed addiction because of several social destruction caused by the alcoholism, drug addiction। ठीक है, यानी फिर एडिक्शन की वजह से जो है वो क्या क्या है, जैसे ड्रग्स की एडिक्शन हो जाती है, अल्कोहल की एडिक्शन हो जाती है,
कि मोबाइल फ़ोन की एडिक्शन हो जाती है, टेक्नोलॉजी की एडिक्शन हो जाती है। तो इसलिए इसको जो है यानी उसकी एप्लीकेशन कहाँ-कहाँ एडिक्शन की वजह से कहाँ-कहाँ पे जो है वो सिवियरिटी आती है। ठीक है जी, इसके बाद बिल्डिंग ब्लॉक्स आ गए। अच्छा, इसके बाद क्या है, दीज स्टडीज प्रोवाइड ए फ्रेमवर्क फॉर मेजरिंग एडिक्शन बेस्ड ऑन डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल ऑफ मेंटल डिसऑर्डर, फोर्थ एडिशन। अच्छा, 6 कंपोनेंट ऑफ एडिक्शन वर प्रपोज, टॉलरेंस है, सेलियंस है, विड्रॉल है, सिम्टम्स है, कॉन्फ्लिक्ट है, relapse है, मूड मॉडिफिकेशन है। ठीक है, furthermore the presented summary of the general symptom of internet addiction including tolerance, withdrawal, relapse। ठीक है, और preoccupation, loss of control, life consequences, concealment, escapism, moreover termed SNS addiction। तो यहाँ पे क्या है, जो जो चीज़ें यूज हो रही हैं उनको जो है वो डिफाइन कर रहे हैं। फिर एलोब्रेशन में क्या है, एलोब्रेशन में है गेम एडिक्शन इज टाइप ऑफ इंटरनेट एडिक्शन एंड encapsulates maladaptive psychological dependency on a specific family of IT artifacts. Online game addiction can be viewed as a psychological dependence on playing online games। तो ये यानी यहाँ पे ये जो चीज़ें जिन जिन चीज़ों को वो एलोबरेट कर सकते हैं, जिन टर्म्स को वो एलोबरेट करते हैं। और वाई यूज फॉर दिस, according to the rapidly growing popularity of online game and addictive characteristics, online game addiction has attracted the attention of academics and practitioners। यानी वो उसकी रीज़न बता दी कि हमने इस चीज़ को क्यों फोकस किया कि हम लोगों का बिहेवियर उनके एडिक्शन को मेजर कर रहे हैं, इस वजह से कि इसकी पॉपुलैरिटी की वजह से एकेडमिशियन और प्रैक्टिशनर इसको फोकस कर रहे हैं। ठीक है जी, तो इस तरीके से जो है आपने पेपर को लेके चलना होता है। उसके बाद रिसर्च मॉडल एंड मेथडोलॉजी, डायग्राम ऑफ मॉडल, उसके अंदर जो बिल्डिंग ब्लॉक्स यूज हुए हैं उनका जो रिलेशनशिप है, कनेक्टिंग एरो बिटवीन बिल्डिंग ब्लॉक्स, ये चीज़ें हम जो है इसमें डालते हैं। एक्सप्लेनेशन ऑफ मॉडल, एलोब्रेशन ऑफ बिल्डिंग ब्लॉक्स, रैशनल फॉर हाइपोथेसिस एंड हाइपोथेसिस। रैशनल अलग चीज़ है, हाइपोथेसिस अलग चीज़ है। यानी हाइपोथेसिस क्यों बने कि वो उसका हो गया रैशनल, और जो एक्चुअली हाइपोथेसिस है वो हाइपोथेसिस है। यानी अगर आपने कोई हाइपोथेसिस डालते हैं ना, तो आपको बताना पड़ता है कि मैंने यही क्यों एज्यूम किए, यही क्यों सपोज किए, उसके पीछे भी इसकी रैशनल बतानी है। ठीक है, मॉडल की एक्सप्लेनेशन, उसके अंदर जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं उनका इंटर रिलेशनशिप, ये सारी चीज़ें रिसर्च मॉडल के अंदर। जैसे यहाँ पे अब एक्सप्लेनेशन ऑफ मॉडल, एक्सप्लेनेशन ऑफ मॉडल क्या है जी, द mediated and interpersonal motive that caused the online player to experience flow and subsequent addiction were identified। Figure 1 shows the proposed model. Furthermore, mediative motive, e.g., entertainment, passing time, and escape, and interpersonal motive, social interaction, and co-playing, were hypothesized to affect online player flow, which is turn influence player addiction। The relative importance of these motives in online player flow addiction were investigated। अब इसके यानी ये मॉडल क्या करेगा वो यहाँ पे बताया। अब ये डायग्राम है, डायग्राम में बताया कि जनाब जो CMC मोटिव्स हैं, CMC मोटिव्स हैं वो क्या है, वो किन किन चीज़ों में बेस करते हैं। अभी इसके ऊपर हाइपोथेसिस में बताया मैंने, हाइपोथेसिस 1 ये है कि एक फैक्टर एंटरटेनमेंट है, दूसरा फैक्टर पासिंग ऑफ टाइम है, तीसरा फैक्टर एस्केप है, चौथा फैक्टर सोशल इंटरेक्शन है। इंटरपर्सनल मोटिव, मसलन एक कह रहा है जी मेरा दोस्त भी लूडो खेलता है मैं भी खेलूंगा। ठीक है, तो ये क्या है, इंटरपर्सनल मोटिवेशन, सोशल इंटरेक्शन। को प्लेइंग है, को प्लेइंग ये है कि बाद लोगों के अंदर ठन जाती है कि मैंने इसके साथ मुकाबला करना। ठीक, उसकी वजह से भी जो है वो ऑनलाइन गेम जो है खेलते हैं। ठीक है, तो ये उसने उन सारों के ऊपर क्या बना लिए, हाइपोथेसिस बना लिया, उससे फ्लो बनाया और फिर उससे एडिक्शन को शो किया। ठीक है जी, तो इस तरीके से जो है मॉडल के जितने भी आर्टिफैक्ट्स हैं उनको, उनका आपस में इंटर रिलेशनशिप, इस सारे को जो है आप क्या बनाते हैं,
कि इन सारी रीजंस की वजह से वो मेजर करते हैं किसको, एडिक्शन को मेजर। ठीक हो गया जी। एक्सप्लेन बिल्डिंग ब्लॉक्स एंड रैशनल फॉर हाइपोथेसिस। अभी एक्सप्लेनेशन रैशनल और हाइपोथेसिस। जैसे हाइपोथेसिस ये है, एंटरटेनमेंट पॉजिटिवली अफेक्ट फ्लो, पासिंग टाइम पॉजिटिवली अफेक्ट फ्लो, एस्केप पॉजिटिवली अफेक्ट फ्लो। अब इसने कहा कि इनसे जो फ्लो अफेक्ट होता है पॉजिटिव, ठीक है। अब उसका रैशनल दे रहा है, ड्यूरिंग फ्लो एक्सपीरियंसेस टाइम सीम टू बी पास रैपिडली फॉर इंटरनेट यूजर। टाइम बड़ी आसानी से गुजरता है। कुछ लोग होते हैं ना कि टाइम पास करना। The features of flow experiences include loss of sense of passing time। अच्छा, उसके बाद द लिटरेचर रिव्यू एंड कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क presented in this paper reveal that mediated motives such as entertainment, passing time, and escape likely enhance online game player flow। वो उसे बता देना कि वो उसकी रीजनिंग बता देना कि अगर हमने ये हाइपोथेसिस लिया। देखो ये इस पेपर ने ये कहा, इस पेपर ने ये कहा जी, लिटरेचर में इसने ये बात बताई कि लिटरेचर कहता है जी कि जो ऑनलाइन गेम्स हैं उसकी वजह क्या है, पासिंग टाइम, एस्केप है और एंटरटेनमेंट है। ये तीन फैक्टर है। ऐसा कहीं हमने हाइपोथेसिस में इनको क्यों मेजर किया, क्योंकि लिटरेचर कह रहा है। ठीक है जी। इसी तरह फ्लो इज वन ऑफ द फंडामेंटल रीजन दैट पीपल प्ले गेम्स। दिस प्राइमरी गोल ऑफ गेम इज टू create entertainment through intrinsic motivation which is associated with this explanation। चीज़ों की explain the building blocks and rational for high, तो उनको आप explain करते हैं। ठीक है जी। अच्छा जी। अच्छा, ये जो चीज़ें आप लोगों को ऐसे स्लाइड्स में बताई जा रही हैं, बाज़ दफ़ा जो है ना बंदा इनको मिस करता है। मिस इस तरह करता है कि मसलन अब आपने पढ़ी है, कुछ अर्से के बाद आपने पेपर लिखा, तो पेपर लिखते हुए आप चीज़ों को भूल जाते हैं, या तो आप स्पेसिफिक उस एरिया का जैसे स्लाइड्स वगैरह देखें तब आप फोकस करते हुए देखें। इसका एक और आसान तरीका भी होता है। आसान तरीका ये होता है कि आप एक अपना एक मॉडल पेपर ढूंढते हैं। मॉडल पेपर क्यों ढूंढते हैं, मॉडल पेपर किसी अच्छे जर्नल में छपा हुआ एक ऐसा पेपर जो आपसे रेलेवेंट है, आपसे रेलेवेंट है। अब आप उसकी स्ट्रक्चर को लेके चलें अपने पेपर में, कि वो चीज़ें जो उसने डिस्कस की हैं वो चीज़ें आप अपने पेपर में डालने की कोशिश करें, तो आप मेजॉरिटी ऑफ इंग्रेडिएंट्स पेपर के जो है वो अचीव कर लेते हैं। 100% अचीवेबल नहीं होता, क्योंकि हर बंदा अपने सर्कमस्टांस में लिख रहा होता है। कुछ चीज़ें हैं जो आपके एक्सपेरिमेंट में वो चीज़ें हुई नहीं है, लेकिन ये है कि आपको अंदाज़ा हो जाता है कि पेपर में मुझे ये चीज़ें होनी चाहिए। तो आप बेहतर ये है कि पेपर लिखने से पहले आप अपने लिए कोई मॉडल पेपर सिलेक्ट कर लें और उसको फॉलो करते हुए जब आप लिखेंगे तो एक अच्छा पेपर लिख लेंगे। ठीक है, एक ये भी एक टिप है पेपर में जो है। एक तो ये है ना, जैसे हम लोग यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं प्रेजेंटेशन में कि ये चीज़ें होनी चाहिए। ठीक है, बाद में ये चीज़ें नहीं अगर याद रहती तो उसका फिर बेहतर तरीका ये है कि आप कोई अपने लिए कोई सैम्पल पेपर, कोई मॉडल पेपर बना लेकिन मैंने भी पेपर इस तरह का लिखना है। फिर उसके अंदर वो जो चीज़ें जिस फ्लो के साथ वो चल रहा होता है, क्योंकि वो ऑलरेडी एक्सेप्टेड होता है, बहुत सारे रिव्यूअर के से गो थ्रू होके हुआ होता है, इसलिए जो है ना फिर आप वो इंग्रेडिएंट्स पूरे कर लेते हैं। इसी तरीके से थीसिस राइटिंग में भी आपके जो कॉम्पिटिटिव थीसिस होते हैं, आप वो थीसिस देखें, उनको फॉलो करके चलेंगे तो आप अच्छा थीसिस लिख रहे हैं। क्योंकि फिर आप वो देख रहे होते हैं कि अच्छा इसने ये इंग्रेडिएंट भी डाला, ये भी डाला, ये भी डाला, तो जब आप उनको पूरे करने की कोशिश करते हैं तो आप एक अच्छी चीज़ प्रोड्यूस कर लेते हैं। ठीक है जी। इसके बाद रिसर्च मैथडोलॉजी। रिसर्च मैथडोलॉजी में आपने क्या क्या चीज़ें डिस्कस करनी है, इंस्ट्रूमेंट एंड मेजरमेंट्स। इंस्ट्रूमेंट एंड मेजरमेंट्स में कि आपने इंस्ट्रूमेंट यानी कि आपने अपने हाइपोथेसिस को एक्सप्लेन करने के लिए
क्या चीज़ें यूज़ की, मसलन आपने क्वेश्चनियर यूज़ किया, आपने सर्वे कंडक्ट करवाया, या आपके इंस्ट्रूमेंट्स हैं। क्वेश्चनियर आपका इंस्ट्रूमेंट है, इंटरव्यू आपका इंस्ट्रूमेंट है। अच्छा, प्री टेस्टिंग फॉर फेस वैलिडिटी पायलट स्टडी, ये आपके क्या है, इंस्ट्रूमेंट है। प्रूफ ऑफ वैलिडिटी, जैसे करोन बैच के वैल्यू फॉर ईच कंस्ट्रक्ट मस्ट एक्सीड स्टैंडर्ड ऑफ 0.82 के एक्सेप्टेबल। तो अल्फा की वैल्यू जो है, अल्फा की वैल्यू स्टैटिस्टिकल टर्म आ गई कि आपने ये कहा कि जनाब सर्वे में मैं इतने परसेंट जो है रिजल्ट, अगर एक बार मतलब एक किसी एक चीज़ के बारे में आप राय ले रहे हैं और अगर 50-50 राय दे दी तो इसका मतलब ये एक्सेप्टेबल नहीं है। तो आपने ये कहा कि अगर उसके बारे में पॉजिटिव या नेगेटिव 80% लोगों की राय है या 82%, जैसे इसने 82% बताया, अगर 82% लोगों की इस मामले में राय पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ भी हो तो है, तो इसका मतलब ये है कि हमने सही क्वेश्चन पूछा। अगर 50-50 आंसर लोगों ने दिया तो इसका मतलब आप कोई राय कायम नहीं कर सकते कि वो सही है या गलत है। 60% में भी एक्सेप्टेबल नहीं, तो इसने क्या कहा कि हमने ये आपका ये भी एक क्या हो गया, इंस्ट्रूमेंट हो गया या मेजरमेंट हो गई कि आपने उसकी वैलिडिटी को चेक कर लिया कि अगर कुछ लोगों की ज्यादा लोगों की राय इसके बारे में ऐसा है तो इसका मतलब ये ठीक है। तो अगर वो 50 आम तो क्वेश्चन होता है ना, बार दफा आप क्वेश्चन पूछते हैं, क्वेश्चन रिटर्न तो आधे लोगों ने हाँ कर दिया, आधे ने ना कर दिया, अब आप उससे क्या गेन करेंगे, आप तो कोई डिसाइड नहीं कर पाएंगे ना। इसलिए आपको फिर वो क्या है, थ्रेशोल्ड वैल्यू रखनी पड़ती है वैलिडिटी के लिए, प्रूफ ऑफ वैलिडिटी। अच्छा, उसके बाद क्या है, बेसिस फॉर स्केल यूज, बेसिस फॉर क्वेश्चन, प्रूफ ऑफ रिलायबिलिटी, ठीक है, और हु टेस्टेड द इंस्ट्रूमेंट। तो ये आपको साथ में ये बताना पड़ता है कि आपने अगर ये स्केल यूज की, मतलब स्केल से क्या मुराद है, आपने कहा जी मैंने 50 बंदों को क्वेश्चन दिया, तो आपको पूछेंगे 50 ही क्यों लिए भाई। आपने स्केल को जो है तो उसकी रीजनिंग देनी पड़ती है, ये हमारी जो है इंडस्ट्री में इतनी ज़्यादा ग्रोथ नहीं है, या जिस एरिया में हमने कंडक्ट करवाया उसमें ये मसाइल हैं, या इतने लोग जो है हमें इतने एक्सपर्ट मिल गए थे कि कम लोगों से भी हमें आंसर मिल गया, तो उसकी आप रीजनिंग करते हैं कि बेसिस फॉर स्केल। फिर क्या बेसिस फॉर क्वेश्चन, क्या आपने क्वेश्चन रखे क्यों है, ये इतने ही क्वेश्चन क्यों रखे, उसकी भी आपने बेसिस देखे कि जनाब के एग्जिस्टिंग जो सर्वे हुए उन्होंने इसको फोकस किया और एग्जिस्टिंग के अंदर इसको फोकस किया, ये क्वेश्चन ऐड नहीं हुए, इसलिए हमने ये क्वेश्चन, उस तरीके से क्वेश्चन की रीजनिंग भी होती है। फिर प्रूफ ऑफ रिलायबिलिटी आप देते हैं कि जब हमने सर्वे कंडक्ट कराया तो इतने परसेंट लोगों का जो है, अब देखो ना, अब कुछ लोग सर्वे करवाते हैं, सारा कुछ लिख देते हैं, जनाब इतने वो फलां लोग थे, इतने डेवलपर थे, इतने जो है सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे, इतने जो है वो टीम लीड थे और इतने एडमिन थे, ये सारी चीज़ें लिख देते हैं, तो रीजनिंग नहीं लिखते। रीजनिंग आप लिखेंगे तो आपके वो जो टेबल्स के अंदर जो है, वरना तो यही कहेंगे भैया ऐसे फजूल निकली, लेकिन अगर आप रीजनिंग देंगे कि जनाब इसमें तो इतने एक्सपर्ट थे, इतने लोगों ने पार्टिसिपेट किया, तो उसमें आप उसकी रिलायबिलिटी दे देंगे, तो ये बेसिस आप देते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आपने कहा कि इस इंस्ट्रूमेंट को टेस्ट किसने किया, तो फिर आप ये कहेंगे कि नहीं जनाब इसको हमने पहले एक्सपर्ट के पास दिया, उन्होंने इन सारे क्वेश्चन को देखा, उसको जो है रीशेप किया और फिर जो है हमने इसका सर्वे करना। तो ये सारी चीज़ें जो है रिसर्च मेथोडोलॉजी। फिर डाटा कलेक्शन अच्छा हो। सर, जी अरे सर एक सिंपल एक पेपर है, पूरे का पूरा सर वो थ्योरेटिकल पेपर है, एक कोई आइडिया पेश किया गया या कोई कंसेप्ट पेश किया गया। ठीक है। अब उसकी सर कितनी वैल्यू है, मतलब वर्थ उसकी कितनी? वैल्यू वर्थ ये इसमें होता ये है कि और जो उसका सर उसके अंदर हम मेथोडोलॉजी क्या है उसका, उसको हम। देखो उसमें ये होता है कि जो आपकी प्रपोज मेथोडोलॉजी होती है ना, आमतौर पे इस तरह के पेपर कॉन्फ्रेंस के अंदर छपते हैं, और कॉन्फ्रेंस में जब आप अपने, जैसे ना अभी आपने काम किया नहीं होता, आपके दिमाग में होता है, आपने काम नहीं किया होता, दिमाग में होता है या थोड़ा सा बाहर जी आता सर, है, एक आइडिया होता है ये मतलब। आइडिया होता है, या उस आइडिया की सपोर्ट में थोड़े से प्रिलिमिनरी रिजल्ट होते हैं, थोड़े से, कि यानी उसका जो आपके कंस्ट्रक्ट्स हैं उसके रिजल्ट्स दे दिए या बिल्कुल माइनर से रिजल्ट दे दिए, बाज़ दफ़ा होते हैं, बाज़ दफ़ा नहीं भी होते। सिनॉप्सिस में भी आपका ऐसे ही होता है कि आपने जो प्रपोज किया, जो सोचा, उसके थोड़े से प्रिलिमिनरी रिजल्ट या थोड़ी सी आप बता रहे होते हैं कि इससे इस तरह के रिजल्ट आएंगे, वो बेशक हाइपोथेटिकल भी होते हैं,
तो वो वाले जो पेपर हैं, यानी आपका सिनॉप्सिस टाइप वाले जो पेपर हैं, वो आपके कॉन्फ्रेंस में छपते हैं। और फिर कॉन्फ्रेंस में जाने का मकसद ये होता है कि वहाँ पे क्योंकि एक्सपर्ट होते हैं, तो वो आपको बता देते हैं कि भाई ये आपकी जो है बेल आगे चढ़ेगी कि नहीं चढ़ेगी, ये पॉसिबल भी है या नहीं। समझ आई बात है? तो आपके ये जो सिनॉप्सिस को वैल्यूएट कर रहे होते हैं ना सुपरवाइजर, और वो पूरी टीम होती है, वो भी आपको यही बता रही होती है कि जनाब आप सोच रहे हैं पॉसिबल भी है या नहीं, आपके लिए ये आपके स्कोप में है कि नहीं, थोड़ा है इसका स्कोप या ज़्यादा है स्कोप, तो यही चीज़ बता रहे होते हैं। और कॉन्फ्रेंसिस के अंदर भी ऐसे ही हो रहा होता है, सामने एक्सपर्ट बैठे होते हैं, आप प्रेजेंट कर रहे होते हैं, तो वो वहाँ पे आपको निखारा कर देते हैं कि भाई जो आप सोच रहे हैं ऐसा नहीं है, या ऐसा है तो इसमें ऐसे कर लो। उसके बाद आपका पेपर छप जाता है। जी सर। समझ आ गई नहीं? मतलब सर वहां पर जाने का मकसद, जो मेन मकसद वो यही होता है कि जी जी, उसको ये आप आपका वैलिडेट पेपर, करो। आप सही डायरेक्शन में जी जा रहे हैं या सही डायरेक्शन में नहीं। यस, बिल्कुल यही मेन है इसमें। उसमें आपको जो कॉन्फ्रेंस पेपर के जो ऑब्जेक्टिव्स मैंने आपके साथ डिस्कस किए थे, उसमें मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स हैं। उसमें मल्टीपल ऑब्जेक्टिव जी में सर। ये है कि आप अपने फील्ड के लोगों से अवेयर हो जाते हैं, एक बात। दूसरा ये है आपका इंटरेक्शन बढ़ जाता है अपने एरिया के लोगों के साथ। अगर आपको कोई प्रॉब्लम जी फेस सर। आती है तो आपको पता तो मैं किससे पूछूं। अगर आपका सुपरवाइजर आपका सपोर्ट नहीं कर रहा, तो और भी तो कम्युनिटी है ना जिस पे काम कर रही है। आप उनके साथ हेलो हाय करते हैं, अपना काम शेयर करते हैं, उनको बताते हैं मैं ये कर रहा हूँ। जब वो आपके एरिया के निकलेंगे तो फिर आपको हो सकता है आपका जो है एग्जामिनर भी उनमें से ही आ जाए। ठीक है। और अच्छा सर, इस वो जो पेपर है, जो कॉन्फ्रेंस पेपर है सर, वो फिर प्रोफाइल में गिना जाता है सर? किस सेंस में कहते हैं प्रोफाइल में गिनने के? है सर। अब प्रोफाइल किस सेंस में कह रहे हो? मतलब सर वो हमारे प्रोफाइल में जी जी, प्रोफाइल में प्रोफाइल। गिना जाता है सर, उसकी जी जी, जो सीवी प्रोफाइल। में है। जी जी, सीवी में लिखते हैं, बाकायदा लिखते हैं उसको। और ये उनकी बर्थ होती है, ऐसे नहीं है कि उनकी बर्थ नहीं है। इवन आप अंदाज़ा कर लें, एक चीज़ ही जो है आपकी जर्नल के पेपर की पेमेंट नहीं देती आपको, लेकिन कॉन्फ्रेंस पेपर की पेमेंट देती है कि आप जाओ विजिट करो, एक चीज़ ही पे करते हैं। जी सर। हाँ, तो उसकी वर्थ होती है, क्योंकि उसी की बेस के ऊपर तो आपने एक्सपेरिमेंट करके फिर जर्नल पेपर निकालना होता है। असल एसओपी तो यही है, क्योंकि हम लोगों के पास क्योंकि इतने पैसे नहीं होते या हमारे पास इतनी फंडिंग नहीं होती, तो हम कॉन्फ्रेंस के चक्कर में नहीं पड़ते। हम सारा कुछ करने के बाद सीधे जर्नल कर। लेकिन जो अच्छे जर्नल वो तो कहते हैं पहले हमारी कॉन्फ्रेंस में से जाए, आप पहले पेपर वहाँ प्रेजेंट करें, वहाँ से ओके होता है तो फिर जर्नल के लिए आपको रिकमेंड करेंगे, हाँ बस इसको प्रोसीड करो। इसके अलावा कुछ लोग रिसर्च करने के लिए एडिटर्स के पास भेजते हैं, जनाब हम इस एरिया में रिसर्च करना चाहते हैं, क्या ये एक अच्छा एरिया है या नहीं, तो लोग रिप्लाई करते हैं। रिसर्च करने से पहले ही आप जो है इन बॉडीज से जो है वो अप्रूवल लेते हैं, तो वो कहते हैं हाँ जी हम इसमें एक्सेप्ट कर लेंगे, आप करें काम। ठीक है जी। कुछ लोग होते हैं जिनको क्रेज होता है कि हमने इसी जर्नल में छापना, तो फिर उससे पहले वो प्री कंसेंट ले लेते हैं उनसे कि हम इस एरिया में रिसर्च करना चाहते हैं, तो वो बता दें हाँ जी ये हॉट एरिया है, इसमें काम करेंगे। उसके बाद आगे भी डाटा कलेक्शन जी, कोई क्वेश्चन तो नहीं? डाटा कलेक्शन है, हु आर रिस्पोंडेंट, हाउ दे वर सिलेक्टेड। ठीक है। तो आपने यहाँ पे ये भी वर्थ बता रहे हैं कि आपने जो सर्वे करवाया किन लोगों से करवाया, हाउ डाटा कलेक्टेड वाज कंडक्टेड, आपने उसके लिए क्या था, आपने वो मोंकी सर्वे यूज़ किया कि गूगल सर्वे यूज़ किया कि या आपने वैसे प्रिंट आउट करके ले गए, आपने मेल किया, क्या किया। ठीक है। फिर रिस्पॉन्स ऑब्टेन, हाउ फिल्टर, आपने फिल्टर कैसे किया, हाउ मैनी रिमेन, फिल्टर करने के बाद कितने रह गए। फिर डेमोग्राफिक बताते हैं कि वो जी बंदे इतने थे, बीबियाँ इतनी थी, एज इतनी थी, उनके अदर एस्पेक्ट इतने थे, वो सारी बातें बताते हैं ताकि आपके काम में रियलिटी नज़र आए और उसकी वर्थ नज़र आए। ठीक है जी। आगे रिसर्च मेथडोलॉजी में वो सारी बातें जो यूज़ हुई हैं, थक गया हूँ यार मैं पढ़ पढ़ के। चले अच्छा, आप लोग जरा क्वेश्चन क्वेश्चन पूछते रहे ना, तो उससे जरा थोड़ा सा बंदा रिलैक्स हो जाता है। अच्छा, अब यहाँ पे ये प्रूफ ऑफ वैलिडिटी यहाँ पे ये है, द क्वेश्चन इन आवर रिसर्च मॉडल was based on previous research. The research is an online game field conducted a pre-test of the survey to improve the face validity of instrument. ठीक है। इसकी वैलिडेशन की पहली स्टेटमेंट क्या है,
वैलिडेशन के मतलब। फिर इसके बाद यहाँ पे ये देखो, उसके बाद वैलिडेट रिजल्ट ऑफ पायलट स्टडी शो दैट the Cron badge or value of each construct exceed the standard of 0.8 and was therefore acceptable। तो इसलिए जो है इसमें जो है वो उसकी वैलिडेशन के बारे में, ठीक है, कि हमने जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ना, क्रोन बैच वैल्यू ऑफ ई अगर मस्ट एक्सीड स्टैंडर्ड, तो इसी तरीके से यहाँ पे प्रूफ ऑफ वैलिडिटी जी, ठीक है जी। तो इसी तरीके से यहाँ पे ये इंस्ट्रूमेंट आपने जो यूज़ किया वो यहाँ पे, अच्छा, स्केल आइटम मेजरिंग, अच्छा, द स्केल आइटम फॉर एस्केप एंड को प्लेइंग co-playing were adapted from the study by, उसने कहा हमने ये जो किया, and the scale item measuring flow were adapted from the study, and additionally the question of measuring the addiction were adapted from the study। ये वो देखा ना कि रीजनिंग ये बता रहा है ना कि हमने ये फलां फलां इंस्ट्रूमेंट में क्वेश्चन शामिल किए, तो कहाँ से किए, फलां स्टडी ने इसको रेफर किया, फलां ने रेफर किया, फलां ने रेफर किया, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे डाटा कलेक्शन में जो ये कहा, एम्पिरिकल डाटा स्टडी वर्क गैदर फॉर पीपल हु हैड प्लेड ऑनलाइन गेम्स इन्वॉल्विंग सोशल इंटरेक्शन एंड टाइप ऑफ ऑनलाइन गेम कंसिस्टेड ऑफ एक्शन एडवेंचर रोल प्लेइंग सिमुलेशन। यहाँ पे वो डेमोग्राफिक बता रहा है कि वो किस तरह के लोग थे, जेंडर थे, क्या था उनका, उनका एस्पेक्ट क्या था, वो ऑनलाइन गेम खेलते थे, इंटरेक्शन था, ये सारी चीज़ें, ठीक है जी। तो ये इसकी कुछ सैंपल है। तो अभी ये टाइम वाला इसकी, ये मुझे एक बात बताइए, आपकी बाकी जो 3 क्लासों वाली क्लास होती है डॉक्टर साहबान की, वो कितने कितने सेशन लेते हैं? तो कभी कभार 2 लेते हैं, सर वैसे 3। सर कुछ लोग 2 ले रहे हैं, कुछ लोग 3 ले रहे हैं सर। नहीं, वो 3 से कम में बात नहीं बनती है असल में, मैटर भी क्लियर हाँ चले सर, वो अब। अक्सर तो 3 ले रहे हैं डॉक्टर रमजान साहब। जैसे अब सर कल उनको अचानक कहीं जाना पड़ गया, तो वरना वो भी 3 लेते हैं। नहीं उन्होंने ठीक सर मेरे ख्याल में कल 2 सेशन। यानी हम ठीक चल रहे हैं ना 3 सेशन के साथ? जी सर, चलें, अभी ये मैं इसको, क्योंकि सर मेरे ख्याल में 3 से कम तो अटेंडेंस भी नहीं होगी सर। नहीं अटेंडेंस का इतना इशू नहीं है, वो तो जो भी आपने करना होता है वो तो उसमें अटेंडेंस का इतना मैटर नहीं करता। वो अगर किसी के पास सेशन लंबा है तो इसका मतलब ये है कि वो चंक थोड़ी बनाएगा, वो तो जो लेक्चर, वो तो सिर्फ ये एविडेंस देना था कि लेक्चर लिया। अच्छा चले, इसको मैं अभी एक अटेंडेंस ले लूँ आपकी। तो सब्जेक्ट भाई बोल नहीं रहे, आज आए तो हैं, क्यों भाई? तो सब्जेक्ट काफी दिनों के बाद आया शायद, इस वजह से जो है ना कुछ, तो थोड़ा सा पार्टिसिपेट किया करो यार। क्यों भाई सब्जेक्ट चीज़ों में थोड़ा पार्टिसिपेट करो ना, तो उससे लगता है कि भाई बंदा जाग रहा है, ठीक है ना? तो उसको हाँ जी, हाँ जी, जाग रहा हूँ। नहीं, जागते रहो, साथ में थोड़े बहुत कोई क्वेश्चन वगैरह पूछ लिया करो, भाई क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, इस मैं गुलाम, ये भाषा क्वेश्चन पूछ रहे होते, मैं सुन रहा होता हूँ क्या पूछ रहे हैं। यहाँ भी पूछे ना, वो तो पूछ ही रहे हैं। अच्छा, वो तो तुम्हें पता है सबसे ज्यादा मुशक्कत गुलाम अब्बास साहब करते हैं। वो गांव से चलते हैं, पहले वो करीबी जहाँ पे एक्सेसिबल होता है उनको इंटरनेट, वहां आते हैं, फिर वो क्लास अटेंड करते हैं। अच्छा सर, ये वाकई हकीकत है। हाँ मैं हाँ, सर बताया था आपने। गांव से निकलता हूँ, मैं सर गांव से निकल के लेक्चर सुनने के लिए सिटी आता हूँ सर। सबसे ज्यादा मुशक्कत ये तो फिर इनका सवाल पूछने बनते हैं कि नहीं, चेंज आए कि हम बिस्तर में क्लास अटेंड कर रहे होते हैं, क्लास पढ़ा रहे होते हैं, सबसे ज्यादा एफर्ट तो इनकी है ना, गुलाम अब्बास भाई की। चलें, अभी मैं दूसरा सेशन, इसके बाद वाला सेशन स्टार्ट करता हूँ। ये वीडियो भी बनानी होती है इसकी। चलो। हाँ।